हेलो फ्रेंड्स। आज से आपकी नई क्लास शुरू हो रही है करेंट अफेयर की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत समय से डिमांड था कि सर करेंट अफेयर की क्लास लाई जाए। 60 डेज जो जीएस का हमारा प्लान चल रहा है उसमें आपको क्या कहते हैं, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट अभी मेजर चल रहा है, उसके अलावा बायोलॉजी चल रही है जनरल साइंस के अंतर्गत। तो ये चार आपके इन जनरल चल रहे हैं या हो गए हैं। करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर कई एग्जाम्स नज़दीक में भी हैं तो उसको पूरा किया जाए। तो हमारा प्लान है कि पहले हम डेली करंट अफेयर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज महिला दिवस है, आप सभी को पता है। उसके अवसर पे हम चाहते हैं कि आज के दिन से शुरुआत करें और जो मंथली करंट अफेयर आपके पीछे बच गए हैं वो हम लंबे लंबे क्लासेस में उसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास जो होगी या जो डेली करंट अफेयर की क्लास आएगी वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, कम समय का होगा। वो आपको 15-20 मिनट में दिन भर की प्रमुख 10-15 जो भी इंपॉर्टेंट खबर होगी वो आपको सही तरीके से सुनियोजित तरीके से मिल जाएगी। उस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज महिला दिवस है, इसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमारी तरफ से और इसी के अवसर पे हम आज आपके सामने करंट अफेयर का क्लास लॉन्च कर रहे हैं। तो गेट रेडी और तैयार हो जाइए। नोट्स बनाना जरूर, नोट्स बनाएं। हालांकि हम आपको ये पूरा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पर डे दे दिया करेंगे, तो आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा अगर आप अपना खुद का नोट्स बनाते जाएं, वो एक जगह कंपाइल्ड वे में आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें ताकि आपको पीडीएफ जो है टाइमली मिलता रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले दिन थी इसलिए इतनी लंबी बातचीत चली गई, अब हम इतनी लंबी बातचीत करते हैं नहीं, आपको पता है, जो हमारे पुराने छात्र रहे हैं उनको पता है। हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं डायलॉग मार देता हूँ। मैं अविनाश शर्मा, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीपीएससी में चयनित, आप सबके सामने ये क्लास लेके आया हूँ ताकि आप इन विषयों को ठीक से समझ सको, पढ़ सको। तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को होता है? प्रतिवर्ष 8 मार्च को होता है। ठीक है, यह दुनिया भर में महिलाओं के त्याग, साहस और सम्मान को समर्पित किया हुआ दिन है। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण, जागरूकता और समान अधिकार को बढ़ावा देने को भी याद दिलाता है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, जो एग्जाम में अभी तक तो आपने जान लिया 8 मार्च को महिला दिवस है, इससे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आज से लगभग 113 साल पहले 1908 में न्यूयॉर्क में हुए एक श्रम आंदोलन में इस दिन की नींव रखी गई थी। कहाँ नींव रखी गई थी? न्यूयॉर्क में। कब? 113 साल पहले। ठीक है, मतलब 1908 में। लेकिन आधिकारिक तौर पे अगर प्रश्न पूछ दिया आधिकारिक तौर पे तो 1908 न्यूयॉर्क नहीं होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मनाना चालू किया 1975 में पहली बार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पे किसके द्वारा हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुई। कब हुई? तो 1975 में हुई। ठीक है, लेकिन नींव कब पड़ी थी? 1908 में न्यूयॉर्क में श्रम आंदोलन के दौरान। ठीक है, लेबर रिवॉल्यूशन हो रहा था वहां पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम क्या है? ठीक है, हर साल जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कार्यक्रम आयोजित होता है, कोई भी आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, उसकी एक थीम रखी जाती है। ओलंपिक होता है, कुछ भी होता है, उसकी एक थीम होती है। तो हमारा आज का जो इस साल का जो महिला दिवस है उसका क्या थीम है? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, कल के बेहतर के लिए, कल के सस्टेनेबल स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। क्योंकि लैंगिक समानता नहीं होगी जब तक कि पूरी की पूरी, आधी की आधी आबादी जो है हमारी वो पूर्ण रूप से बराबर नहीं हो जाएगी हर चीज़ों में, तब तक कल को जो सस्टेनेबल होगा, जो ग्रोथ होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। आज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कल लैंगिक समानता नहीं थी, पास्ट में लैंगिक समानता नहीं थी। तो फ्यूचर में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो उसके लिए आज का प्रेजेंट होना, बेहतर होना आवश्यक। ठीक है, अब हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। ये है इसी चीज से रिलेटेड
नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट अभियान, एक अभियान चलाया गया है नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं कंपैरेटिवली देश के बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा सशक्त है, ठीक है, वहां ज्यादा इक्वालिटी है। बल्कि कई जगह खास करके गारो खासी जयंती में आप जानते होंगे कि उनके यहाँ तो मैट्रियार्कल सोसाइटी है, ठीक है, मातृ प्रधान सोसाइटी है, जहाँ पे कि धन, परिवार का मुखिया, वो सारे कौन होती है, महिलाएं होती हैं। आप देखते होंगे मैरी कॉम से लेके लोवलिना जिन्होंने मेडल लाया हमारे लिए, कितने ही मेडल हमारे लिए महिलाएं लाती है नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है। तो वहां से ये सशक्तिकरण का एक साधारण सा उदाहरण है। उसके लिए क्या किया गया है देश की तरफ से, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय MDONER, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हर किसी को पता है, उसके हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में महिलाओं और लड़कियों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए, तो असाधारण उपलब्धियों में ये सारी चीजें भी आ जाएंगी, ठीक है। लोवलिना बोरगोहेगन ने जो हमारे लिए मेडल जीता है, या और भी जो महिलाएं हमारे लिए, मैरी कॉम को हम क्या कहते हैं सम्मानित कर सकते हैं, और भी हमारे लिए जो मेडल आते हैं स्पेशली महिलाओं के द्वारा, या उन्होंने किसी भी फील्ड में अगर अच्छा काम किया हो तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 से पहले नारी शक्ति ऑफ द नॉर्थ ईस्ट नामक एक सप्ताह लंबे अभियान का जश्न होगा, ठीक है। एक चीज और, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप, जो बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट नहीं रहे हैं उनको लिए मैं बता देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का मैप में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको इस तरीके से आज बताऊंगा कि आपको दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नाम क्या है, अरुण, अरुण क्या, सूर्य, सूर्य मतलब जो सबसे पहले कहाँ उगता है, पूरब में, सूरज तो पूरब में उगता है ना, सबसे पहले कहाँ उगता है भारत में, भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा ये, ठीक है, यहाँ पे उगता है। तो इसलिए ये कहाँ है, जो सबसे उत्तर और पूरब में है नॉर्थ ईस्ट के, वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। सूरज हो गया, सूरज के नीचे सांप, नाग, जो क्या कर रहा है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, नागालैंड। सूर्य के नीचे नाग, नागालैंड। नाग के नीचे मणि, उसने क्या किया, मणि को अपने नीचे छिपा के रखा हुआ है, मणिपुर, ठीक है। उसके नीचे क्या है, मिजोरम है। मिजोरम जो है इसका कल्चर एकदम अलग है, और ये इकलौता राज्य है जो दो अलग अलग देशों के साथ में सीमाएं बना रहा है। कौन कौन से देश, बांग्लादेश और इधर में क्या है, म्यांमार, ठीक है। तो दो देशों के साथ में इनका बॉर्डर है मिजोरम का, ठीक है। उसके बाद में जो अगला राज्य है वो है त्रिपुरा, तीन तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा, त्रिपुरा, ठीक है। अरुणाचल, अरुणाचल के नीचे नाग, सूरज, सूरज के नीचे नाग, नाग के नीचे मणि, मणि के नीचे में कौन है, मिजो, जो एकदम अलग है और उनका कल्चर ये अलग है, और वो मिजोरम और बांग्लादेश के बीच में। उसके बाद में त्रिपुरा जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा। उसके ऊपर में शिलोंग वाला मतलब मेघालय, मेघालय मतलब मेघोकाल है, मेघोकाल है मतलब मेघों का घर, जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका मौसिनराम और चेरापूंजी जो है मेघालय में, ठीक है। तो ये आपके हो गए 6 राज्य, और इन सब को कौन कनेक्ट करता है, असम। असम से ही टूट के सारे राज्य बने हैं, इसलिए असम सबके साथ में सीमा बनाता है। सबके साथ सीमा विवाद भी है। कुछ समय पहले, लगभग 5-6 महीने पहले आपने सुना होगा कि मिजोरम के साथ में उनका हिंसक विरोध हो गया था सीमा को लेकर। ये 7 राज्य, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे अगले न्यूज पे। हाँ, तो इसी अभियान की शुरुआत किसने की है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो मंत्रालय है, तो उस क्षेत्र के विकास के जो मंत्री हैं श्री किशन रेड्डी जी ने की है, ठीक है। और इसके अंतर्गत सोशल मीडिया गतिविधियों की एक श्रृंखला बनाई गई, ठीक है। अब कवच, ये कवच शब्द सुनना है और आपके दिमाग में क्या घूमना चाहिए, ट्रेन, ठीक है। कवच भारत का स्वदेशी मतलब खुद से बनाया हुआ क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ये ऑटोमेटिक ट्रेन की प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। कैसे करेगा अभी देखते हैं। कवच क्या करता है, स्वदेश में विकसित है, मतलब हमने खुद से बनाया है, कहीं से मांगा नहीं है, किसी से उधार नहीं लिया है, किसी से खरीदा नहीं, ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसको परीक्षण किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे में, ठीक है। कहाँ, साउथ
सेंट्रल रेलवे में जिसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, क्या है भारत का कवच, किस चीज से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भारत का कवच, कवच किस चीज से रिलेटेड है, रेलवे से। ठीक है, इसका परीक्षण कहाँ किया गया, तो साउथ मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे। ठीक है, और ये 2000 किमी पर पूर्ण रूप से रोल आउट किया जाएगा 2022-23 में। 2000 किलोमीटर पहले इसको पहले लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद ये देश के बाकी हिस्सों में बचाया जाएगा। इसका एक और नाम है ट्रेन कॉलिजन एडवांस सिस्टम, TCAS। क्या नाम है इसका, ट्रेन कॉलिजन एडवांस सिस्टम, TCAS। ठीक है, और ये भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, कवच। कवच होता था ना, बोलते थे कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था कर्ण, ये कितना भी तीर मार देते कुछ भी कर देते उस पर असर नहीं करता था। तो वैसे ही क्या करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करेगा। तो जो चीज सुरक्षा प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं, कवच। अब अगला न्यूज है आपका ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा, ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा, ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा। ये क्या एक तरह की बेरी है, जैसे आप बेर खाते हो ना, और भी अलग अलग तरह की चीजें जो खाते हो फल होते हैं जिसके अंदर बीज होता है और छोटा सा वो होता है, तो वो इसी प्रकार का चीज है। ठीक है, ये क्या है, कहाँ पाया गया है, तो ये पाया गया है कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में। ठीक है, और एक नई जीन बेरी की प्रजाति की खोज हुई है इसकी। ठीक है, पहले नहीं मिला था, ये खोज हुई है। किसने किया है, BSI, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की वैज्ञानिकों की एक टीम ने। कैसा होता है ये आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये उजला कलर का है, विशिष्ट एक बड़े सफेद फल वाली प्रजाति है। तो जैसे ही ग्लाइकोस्मिस एल्बी कार्पा का नाम आएगा, आपको क्या समझना है कि ये एक सफेद प्रकार की, विशिष्ट सफेद प्रकार की फल की प्रजाति है, बेरी है, बेरी। ठीक है, मेरी बेरी के वही वाला गाना वाला। ठीक है, तो ये सफेद है। दक्षिणी पश्चिमी घाट के लिए ये इंडिजिनस स्थानिक है, वहीं पे पाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। अब संभव और स्वावलंबन पहल, इस तरह के टर्म बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बढ़िया से याद रखना है ना, ये याद रखने की जरूरत है। संभव और स्वावलंबन, भारत में प्लास्टिक कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए। किस लिए है संभव और स्वावलंबन, प्लास्टिक के कचरे से के मुद्दे से निपटने के लिए। आप जानते हैं कि कचरा बहुत ज्यादा फैल चुका है पूरे, मतलब भारत में, विश्व के लिए एक समस्या हो रखा है। कंप्यूटर की वजह से प्लास्टिक जो यूज करते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ, पैकेज चीजें खाते हैं, पानी की बोतल पीते हो, सारी चीजें पैकेज आती है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है पूरे विश्व में। तो उस खतरे से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन स्कीम का शुरुआत किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ इस पर। ठीक है, इसमें केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है, तो इसमें मंत्रालय एक होता है, आपको मालूम है। तो इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं कौन, भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, इन पहलों का उद्देश्य विशेष रूप से भारत के आकांक्षी जिलों में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। भारत के जो आकांक्षी जिले हैं, जो ठीक है, जो टारगेटेड जिले हैं, उसमें युवा उद्यमी, यूथ उद्यमियों को यहाँ पे प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 4 और 5 मार्च को हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्री भानु प्रताप ने किया। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में MSME मंत्रालय, वही वाला मंत्रालय जो बार बार बोल रहा हूं, द्वारा अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ के सहयोग से किया गया। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन का एक आदर्श वाक्य है। इस आदर्श वाक्य को रट ले, ये कहीं पूछा जा सकता है आपसे। आदर्श वाक्य सीधे लिख देगा, पूछेगा ये किसका है। ठीक है, नो योर वेस्ट, अपने कचरे को पहचाने किस प्रकार का है। ठीक है, प्लास्टिक है, रिसाइकेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, जो भी है ना। हाउ रिसाइकलिंग इज राइट थिंग टू डू। ठीक है, रिसाइकलिंग कैसे बढ़िया चीजें करने के लिए, एंड व्हाट इज टू बी डन इन अ राइट वे, और उसको कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है, यही इसका आदर्श वाक्य था। ठीक है,
ये सारी चीजें आपको रटने की है भैया, मैं तो आपको पढ़ा दूंगा लेकिन आपको आगे रखना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे हैं, फोटो में दिख रहे हैं ना, तो क्या है भाई, जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम, ठीक है। जन औषधि के लिए एक बाल मित्र को संलग्न किया गया है, बाल मित्र के द्वारा जन औषधि को बढ़ाया जाएगा। तो देश भर के 75 स्थानों पर जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है उसका लाभ जो है उसका सबके तक पहुंचाना। तो लाभ जो है बच्चों के माध्यम से इनको ट्रेन किया जाएगा, इनको बताया जाएगा, बेसिक जानकारी दी जाएगी और बाल मित्रों को जोड़ा जाएगा, और ये जो धीरे धीरे इसके बारे में लोगों को शिक्षित करेंगे, खुद भी शिक्षित होंगे और लोगों को भी जागरूकता फैलाएंगे, ठीक है। जन औषधि क्या होती है आपको मालूम है, जेनरिक मेडिसिन होती है, जो कि आप महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदती है किसी ब्रांडेड कंपनी की, वो अगर आप 500 रुपए की आ रही है तो हो सकता है जन औषधि वो 5-7 रुपए की एक टैबलेट आ रही होगी। ऑलमोस्ट क्या उसका जो बनने का तरीका है, उसके जो अंदर में जो मटेरियल है, दवाई है, जो उसका इम्पैक्ट है वो सेम टू सेम है, बस उसके मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे डिफरेंस है, असर वही करना है उसको भी, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि गरीब लोगों के पास में कम से कम इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। फार्मास्यूटिकल विभाग ने देश के सभी नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका शुरुआत किया था, ठीक है। स्वदेश दर्शन पुरस्कार, अगला न्यूज आपका, पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है, ठीक है। क्योंकि 500 से अधिक जगहों पे टारगेट है हमारा कि हम बुनियादी जो पर्यटन स्थल है उनके बुनियादी ढांचों को हम बेहतर बनाएंगे ताकि लोग वहां पे जाके एंजॉय कर सकें, उस चीज़ को और ऑगमेंट करेंगे, उसकी फैसिलिटी को बेहतर बनाएंगे, रहने खाने घूमने की चीज़ों को और बेहतर बनाएंगे। 500 ऐसे स्थलों को चुना जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो जितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा उसके लिए पुरस्कार के थ्रू उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि 31 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 28 + 8 36 है आज के डेट में टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 31 जगह पे ये योजना 5500 करोड़ की लागत से 76 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई इस काम के लिए, ठीक है। अब जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये नाम याद रखना है इस साल, क्योंकि इस साल इससे प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। जापोरिज्जिया ये कहाँ है, यूक्रेन में, ठीक है। यूक्रेन और रसिया में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के आपको पूरी बेसिक जानकारी दे दी थी कि क्यों चल रहा है ये, क्या होगा, कब जाकर रुकेगा, क्या संभावना है, ये कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या इसके पीछे के फैक्टर्स हैं, सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो में बता के दिया हुआ। तो यूक्रेन, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था यूक्रेन के पास में जो वो यूएसएसआर से अलग हुआ था 1989 में, तो इसके पास में बहुत बड़ा परमाणु बम का जखीरा जो इन्हीं के पास में था। इन्होंने 1994 में स्टॉकहोम मेमोरेंडम के अंतर्गत में ये यूरोपियन यूनियन, रसिया और यूएस और यूनाइटेड नेशन इन सब के दबाव में आके, इन सब के बातों में, उनके मतलब बातों से सहमत होकर उसने अपने सारे जो ये थे अपने क्या कहते हैं परमाणु हथियार थे वो उसने वापस कर दिए थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसके पास में कोई परमाणु हथियार नहीं, लेकिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसके पास में है, ठीक है, जिस पर अभी क्या हुआ है, रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। ये यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यहाँ सब बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली उत्पन्न की जाती है जो यूक्रेन की आवश्यकता है, ठीक है। स्टडी एंड इंडिया मीट 2022, ठीक है, 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया SII, ठीक है, 2022 बैठक का उद्घाटन कहाँ हुआ, ढाका बांग्लादेश में। किस लिए हुआ भाई, तो बाहर के देश के लोगों को, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ जो इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है इसका लाभ उठाएं, हमारे इंटरनेशनल लेवल के रिनाउंड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें, अपने कॉलेजेस हैं उसमें आप अपने बच्चों को भेजें, यहाँ आप हमारी गुणवत्ता का लाभ उठाएं, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ उठाएं, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है इस बार बांग्लादेश ढाका में हुआ था और बांग्लादेश की शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी ने इसका उद्घाटन किया था अपने उच्चायुक्त के साथ में, विक्रम दोराई स्वामी के साथ में, ठीक है, हाई कमिश्नर के साथ में।
बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री ने इस चीज़ के लिए मतलब बोला है कि हमें इससे संबंध हमारे और मजबूत होंगे, ओबियसली होंगे। वहाँ के छात्र हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ देखेंगे कि मतलब हमारी जो मैत्री बढ़ेगी, यहाँ के लोगों के साथ उनकी दोस्ती होगी, भारत की चीज़ों को समझेंगे, तो हमारा बेहतर रिलेशन होगा। ठीक है। उसके बाद में इसके प्रमुख बिंदु क्या है? कार्यक्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में भाग लिया, बहुत सारे लोग इसमें भाग लेने आए, और बहुत जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। ये हमारे अच्छे कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज हैं, तो उनके बारे में उनको जानकारी दी गई। ठीक है। भारत के कुल 19 शिक्षण संस्थान इसमें भाग ले रहे थे। 7 मार्च को चटगांव में स्टडी इन इंडिया मीट का आयोजन ढाका के अलावा यहाँ भी होगा। ठीक है। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में, ठीक है, ये 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है, और ये पूरे अलग अलग पूरे विश्व के बच्चों को आकर्षित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये स्पेशली सक्सेसफुल है आपके क्या कहते हैं अफ्रीका में, एशिया के जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, मध्य एशिया, ये सब जो देश हैं इनके यहाँ ये काफ़ी सार्क कंट्रीज हैं, इनके यहाँ ये काफ़ी वहाँ के छात्र आकर्षित हुए यहाँ के लिए। ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी, ठीक है, ये फ्लाइंग ट्रेनर है। ठीक है। हंसा एनजी ने समुद्र स्तर का परीक्षण पूरा किया। ठीक है। हंसा एनजी क्या है? फ्लाइंग ट्रेनर। फ्लाइंग ट्रेनर ये क्या है? स्वदेशी है, ये भी हमने खुद से बनाया। ठीक है। क्या नाम है? हंसा एनजी। तो पुडुचेरी में समुद्र स्तरीय परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। हंसा एनजी को 19 फरवरी को बेंगलुरु में पुडुचेरी से उड़ाया गया। ठीक है। कब? 19 फरवरी को बेंगलुरु से पुडुचेरी के लिए उड़ाया गया। 155 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1.5 घंटे में 140 समुद्री मील की दूरी, 140 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल मैंने बताया लगभग 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। ये 1.15 मील के बराबर होता है, जो नॉर्मल माइल होता है। ठीक है। तो नॉटिकल माइल तो 140 समुद्री मील इंटू 1.85 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। ये क्या करता है? समुद्र के स्तर के परीक्षणों का उद्देश्य हैंडलिंग गुणों, हैंडलिंग करने में ये समर्थ है कि नहीं, चढ़ाई, क्रूज प्रदर्शन, बोल्ड, लैंडिंग, सकारात्मक और नकारात्मक, इस तरह की चीजों के लिए ये मुख्यतः काम करेगा, और इनका मूल्यांकन करेगा कि ये जिस पर्पज से बनाया गया, आप इसकी फोटो देख रहे हैं, ये उस पर्पज को पूरा करने के लिए सक्षम है कि नहीं। ठीक है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदु है कि CSIR जो हमारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसने अपनी प्रयोगशाला राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL द्वारा डिजाइन और विकसित किया इसको। ठीक है। हंसा एनजी सबसे उन्नत उड़ान प्रशिक्षकों में से एक है, जिसे भारतीय फ्लाइंग क्लब की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। और यह कम लागत से और कम ईंधन के कारण वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग के लिए एक आदर्श विमान है। ठीक है। जो CPL की ट्रेनिंग होती है आप लोग जानते होंगे, जिसको कमर्शियल पायलट की लाइसेंसिंग के लिए जो मिलता है, तो उसमें इसका लागत भी कम है और ईंधन की खपत भी कम है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब वो जो एजुकेशन है वो सस्ता हो जाएगा, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है। एक प्रशिक्षक विमान विशेष रूप से पायलटों और एयर क्रू के उड़ान प्रशिक्षण की सुविधाओं के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है। तो ये बेसिकली आज आपका करंट अफेयर था, जो हर दिन हम ऐसे ही करंट अफेयर लाएंगे, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़े, ताकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।